नमस्कार, दूरदर्शन चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं जल जीवन मिशन योजना पर हमारा विशेष कार्यक्रम। अगर हम जल की बात करें तो जल एक ऐसा तत्व है जिसके बिना मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति कोई भी जीवित नहीं रह सकते। इसी को लेकर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को एक स्कीम शुरू की थी, जिसके मद्देनजर उनकी ये कोशिश है कि 2024 तक हर घर में टैप के थ्रू पानी पहुंचाया जा सके जो कि पीने योग्य हो। इस पर जो तमाम जानकारी है उसे देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं श्री धर्मपाल सिंह बेनीवाल जी, जो हिसार से हैं और हरियाणा वाटर अथॉरिटी से जुड़े हैं और पिछले 33 साल से ये इस तरह की जितनी भी पानी से संबंधित योजनाएं हैं उसको लेकर देश के लिए और सरकार के लिए कार्य करते रहे हैं। तो सर, आज आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद जी, नमस्कार। सर, जैसे हम बात कर रहे हैं जल जीवन मिशन के बारे में, जल अपने आप में ही, जैसा मैंने कहा, कि बहुत ही एक अमूल्य धरोहर है धरती पर, नेचर की तरफ से दी हुई। तो इस पर जो ये मिशन शुरू किया गया, ये किस तरह का मिशन है और क्या जरूरत पड़ी इस तरह का कार्यक्रम शुरू करने की? जी, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो इस मिशन के शुरू होने से पहले की कुछ ऐतिहासिक बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। अगर हम ग्लोबली देखें तो पृथ्वी का 75% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, पानी से ढका हुआ है, लेकिन फिर भी पानी की कमी है। क्यों? जी। क्योंकि इस पानी में से 97% पानी हमारा खारा है, चाहे वो समुद्र का है चाहे वो ग्राउंड वाटर है, और 3% बचे हुए पानी में 2% फ्रोजन शेप में है, बर्फ में, स्नो में या ग्लेशियर्स में है। जी। 1% जो पानी बचता है उसमें से 0.75% पानी ग्राउंड वाटर है और 0.25% पानी सरफेस वाटर है। जी। अब इस 1% पानी को हम इस्तेमाल कर पाते हैं और हमारा 99% पानी इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए पानी की कमी है। जी। अब ये पानी की कमी क्यों है? अगर हम सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट देखें तो सेंट्रल वाटर कमीशन हिंदुस्तान का कहता है कि जी हिंदुस्तान को प्रति वर्ष आज की आबादी के हिसाब से 3000 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर पानी चाहिए। बिल्कुल। और बारिश तकरीबन 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर BCM होती है, फिर भी पानी की कमी है। क्यों? क्योंकि जो 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर हमारी बारिश होती है उसका हम अंश मात्र भी रिचार्ज नहीं कर पाते, स्टोर नहीं कर पाते, उसका संचय नहीं कर पाते। जी। यहाँ पे मैनेजमेंट फेलियर है, इस करके पानी की कमी है। यही पोजीशन ऑल ओवर वर्ल्ड है और इसीलिए जो 2019 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक लिस्ट में, सूची में ये काम रखा गया था भी पानी पे चिंतन करेंगे। जी। उन्होंने पानी पे चिंतन किया, पानी में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या मैनेजमेंट में कमियां, उन सब पे चिंतन किया। जी। और इससे पहले उन्होंने हिस्ट्री पे भी चिंतन किया और उसमें ये बात भी निकल के आई कि जी बहुत पहले, हजारों साल पहले हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी सिविलाइजेशंस हुई जो पानी के मैनेजमेंट में बिल्कुल परखर थी, बिल्कुल पूर्ण थी और बहुत बढ़िया मैनेजमेंट होता था। उनके दो उदाहरण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन है, धोलीवारा भी है। अगर खुदाई में जो चीजें मिलती है उनको हम अनुमानित तरीके से अगर अनुमान लगाएं तो बहुत बढ़िया अर्बनाइजेशन थी। जी। दूसरा उदाहरण भी हिंदुस्तान में ही है। पानी ना होने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी फेल हो जाता है, इंडस्ट्री भी फेल हो जाती है, व्यापार भी बंद हो जाता है। जी। इसका भी जीता जागता उदाहरण फतेहपुर सीकरी है। जी। तो ये कुछ ऐतिहासिक बातें हैं। हम इन ऐतिहासिक बातों को हम जोड़ते हैं कि भी पानी की जल जीवन मिशन से पहले की यात्रा कैसी रही पीने के पानी की, हिंदुस्तान में खासतौर पर। तो मैं शुरू करूंगा पहली पंचवर्षीय योजना से। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। उस टाइम एक पर्यावरण व्यवस्था कमेटी बनाई गई थी, उसको पीने के पानी के इंतजाम, मैनेजमेंट का दायित्व दिया गया था। उन्होंने काफी अच्छा काम किया। उस वक्त के हालात को देखते हुए वो इतना काम कर पाए कि 10 से 15% तक ही अचीवमेंट हो पाई। जी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये जिम्मेवारी, ये दायित्व किसके पास रहा, कहीं रिकॉर्ड में, इतिहास में नहीं मिलता। जी। तो मेरा ये मानना है कि जरूर किसी न किसी की जिम्मेवारी रही होगी, पर कहीं उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई। जी। उसके बाद जब तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है 1961 से 1966 में, तब गवर्नमेंट ने सोचा कि भी जो अब तक की अचीवमेंट हुई है जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। फिर उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। जी। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या था कि भी ग्रुप ऑफ हाउसिंग्स के लिए पानी का प्रबंध किया जाए, चाहे वो हैंडपंप लगा के किया जाए, टैप लगा के किया जाए। जी। अब वो ग्राउंड स्टोरेज टैंक बना के किया जाए। वो स्कीम चली काफी टाइम तक। उस स्कीम से कुछ प्रगति हुई, लेकिन वो संतोषजनक उसके परिणाम नहीं रहे। जी। कुछ संतोषजनक परिणाम ना रहने की वजह से
कुछ सरकारों के चेंज होने की वजह से, कुछ वर्ल्ड वाइड नई टेक्नोलॉजीज आने की वजह से 1972-73 में नई स्कीम लेके आई ARWSP, एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम जी। पर वो साल 2 साल चली, उसके बाद कहीं लुप्त सी हो गई, किसी ने संभाला नहीं, मॉनिटरिंग नहीं की, रिव्यू नहीं किया। इस पर भी कोई आर्टिकल कहीं नहीं मिलता है जी। परंतु फिर 74 से 79 में इस ARWSP को एक्सेलरेट किया गया, इसको तीव्र गति से चलाया गया और करीब 30-35% प्रोग्रेस मिली जी। इसके बाद 82 से 84-85 के बीच में दक्षिणी भारत में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। ऐसी नौबत आ गई थी भी, टैंकरों से और ट्रेन से भी पानी का इंतजाम करना पड़ा था पीने के लिए, और आदमी को नहाना तो और धोना दूर की बात है, पीने के पानी के भी लाले पड़ गए थे जी। तब 1986 में भारत सरकार ने नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन का गठन किया और उसको पूर्ण रूप से स्वायत्ता दी गई, स्वतंत्रता दी गई कि जो पीने के पानी के प्रबंध पे सभी स्टेट्स और यूटीज से मिलकर अपना काम करें जी। नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन में बहुत बढ़िया काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ, और उसमें बहुत अच्छे सुझाव भी आए। वर्किंग ग्रुप बनाए गए थे, उनकी मीटिंग्स में जो सुझाव आते थे उनको एकत्रित करके, और 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट लेके आए जी। वहां से ये मन बना, सभी का सुझाव आने के बाद जितने भी शिक्षाविद थे पानी से संबंधित, उन्होंने कहा कि भी जब तक पानी इस्तेमाल करने वाले को ही पानी का मालिक नहीं बनाएंगे तो उसकी मैनेजमेंट बेटर नहीं होगी। तो 73rd अमेंडमेंट में जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायतों को पूरी स्वायत्ता दी गई है, उसको एम्पावरमेंट ऑफ PRIs बोलते हैं। उसमें गांव के लोग इकट्ठे होंगे, अपनी कमेटी बनाएंगे, वही पानी का प्लानिंग करेंगे, पानी के सोर्स को देखेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, और वही उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और वही उसका रख रखाव करेंगे जी। और रेवेन्यू भी जो कोई मंथली लेना है या नहीं लेना वही फैसला करेंगे। परंतु ये स्कीम इमीडिएटली स्पीड अप नहीं हो पाई, तो सरकार ने इसका छोटा रूप सबजल धारा के रूप में लेके आए जी, कि 10% पैसे की कंट्रीब्यूशन हम गांव के लोगों से ले लेते हैं, ताकि उनको अपनेपन का एहसास रहे कि जी ये मेरी पानी की स्कीम है, या कीमत पता लगेगा। यस। तो उस सबजल धारा स्कीम में हर स्टेट में 2-2 पायलट शुरू किए गए जी। कुछ स्टेट में उसका अच्छा रिजल्ट रहा, हरियाणा में, गुजरात में, और दीद एंड तेलंगाना, जो आजकल तेलंगाना है, हैदराबाद के आसपास का जो एरिया था, पूरे आंध्र प्रदेश में नहीं हुआ। केरला में भी थोड़ा सा उसका इफेक्ट आया जी। बाकी जगह वो स्कीम बहुत गति नहीं पकड़ पाई। फिर सरकार ने उस स्कीम का नाम बदल के NRDWP कर दिया, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। और नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम जब 2009-10 में किया गया जी, तो उस वक्त तक जो प्रति व्यक्ति पानी की सप्लाई की दर थी 40 लीटर थी, 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जी। उसको बढ़ा के 2013 में 55 कर दिया गया, क्योंकि जब ये देखा सरकार ने कि भी थोड़ी बहुत प्रोस्पेरिटी आई है, लोगों की सोच बदली है, पानी की कंजम्पशन बढ़ी है, तो उसका लेवल भी बढ़ा दिया जाए जी। 2013 से 2017-18 तक पाइप्ड वाटर सप्लाई बहुत लगी, करीब 50-55% हिंदुस्तान के एरिया में, और मैं ये कहूँ कि भी 60% तब भी पाइप्ड वाटर सप्लाई का सिस्टम चला। लेकिन जो एक मन में बात रहती है कि 100%, वो 100% किसी भी स्कीम में अचीव नहीं कर पाए जी। तो तब प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के मन में ये ख्याल आया होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ, कि कोई ऐसा मिशन शुरू किया जाए जिसको जनमानस से जोड़ा जाए और घर घर में पीने का पानी सरकार के खर्चे से उपलब्ध करवाए। तो अगर यही हम बात करें, अभी आपने पूरा इतिहास इसका जितनी भी योजना है इसका बताया, तो अगर हम अब बात करें जो ये योजना 2019 में शुरू की गई है, तो ये उस सब से किस तरह से अलग है और कैसे लगता है कि ये उससे ज्यादा सक्सेस होगी? जी, जो पहले वाली स्कीम्स थी उसमें घर में प्राइवेट वाटर कनेक्शन सरकार के खर्चे से नहीं लगते थे। अगर किसी इंसान को लेना पड़ता था तो उसको अपने पैसे खर्च करने पड़ते थे जी। और हर कोई इतना साधन संपन्न नहीं है, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था, कि जी अपने पीने का पानी का प्रबंध समय कर पाए जी। सबसे बड़ी इसकी सफलता का राज ये है कि भी सरकार ने यह फैसला किया कि जी हम घर के अंदर पीने के पानी का नल देंगे, उसका नाम FHTC दिया गया जी। फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। फंक्शनल मीन चालू जी, हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, टैप मीन टूटी लगा के खुला पानी ना चले जी। सबसे बड़ा सफलता का ये कारण रहा। दूसरा, उन्होंने इसमें क्या कहा कि भी इसका जो प्रोजेक्ट बनेगा गांव का आदमी बनाएगा। विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी बनाई जी, जिसमें 50% भागीदारी महिलाओं की है जी। वो मैंडेटरी है, उसके बिना वो कमेटी नहीं बनेगी। अब आप अगर देखोगे, शहर को थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, अगर आप गांव में देखते हो
गांव में करीब 99% महिलाएं हम्म, पीने के पानी के अरेंजमेंट से जुड़ी रहती है। बिल्कुल। उसको तब तक संतुष्टि नहीं मिलती जब तक उसके घर में उसके इस्तेमाल के लिए इतना पानी आ जाए कि आज का काम चल जाएगा और कल दोपहर तक का भी चल जाएगा, ताकि वो कल दोपहर बाद पानी का यानी अरेंजमेंट ये करे कोई आधी एनर्जी उनकी इसी Yes, चीज में लगती है। आधे से ज्यादा। जी। तो उसमें 50% जब भागीदारी रहेगी तो वो महिला अपने मन से काम करेगी अपने लिए जी। कि मैं ये पानी का इंतजाम, अगर स्कीम बढ़िया बन जाती है, पानी घर घर आ जाता है, तो मेरे जो 4-5 घंटे पानी लाने में लगते हैं उन 4-5 घंटे को मैं किसी और काम में इस्तेमाल करूँ। बिल्कुल। दूसरा इसकी सफलता का राज ये है। हम्म, तीसरा इसकी सफलता का राज ये है कि इससे अगर हम देखें सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। कैसे होगी? जब हम गांव की कमेटी बनाएंगे, गांव की कमेटी चिन्हित करेगी कि जी मैंने गांव के इस कोने में पीने के पानी का प्रबंध करना है। जी। वही फैसला करेगी पानी का सोर्स क्या होगा, नहर का पानी होगा, ट्यूबवेल का पानी होगा, हैंडपंप का पानी होगा, जी। किस चीज का पानी होगा। वही कमेटी फैसला करेगी कि भी जमीन कहाँ से आएगी। वही कमेटी फैसला करेगी कैसी स्कीम होगी, ग्रेविटी होगी, पंपिंग की स्कीम होगी, गांव के हालात कैसे हैं। वो गांव का सर्वे करेंगे, उसमें देखेंगे पानी की डिमांड क्या है, मनुष्य के लिए, मवेशियों के लिए, खेती के लिए, जी। उनके पास पानी उपलब्ध कितना है और अंदाजन रिचार्ज कितना होता है बारिश में। उस सारे को मिला के वो वाटर बैलेंस निकालेंगे। उस वाटर बैलेंस से वाटर बजट बनेगा। जी। और जब वाटर बजट बनेगा तो ये हमें पता चलेगा भी हमारी ये स्कीम जो हम बना रहे हैं कितने साल तक चलेगी। जी। ऐसी कोई स्कीम बनाने का भी कोई फायदा नहीं, आज स्कीम बनाई, साल बाद बंद हो गई, टूट गई या उसका पानी खत्म हो गया। इसी चीज के ऊपर जैसा कि पहले एक योजना के अंतर्गत लगाए गए थे, जगह जगह हैंडपंप लगाए गए थे, लेकिन कुछ समय बाद लोग भी भूल गए और शायद सरकार भी भूल गई। नहीं खैर, ऐसा तो नहीं कहेंगे सरकार भूल गई, लोग भूल गए, उसकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहती हैं कई बार। मार्क 2 हैंडपंप बहुत अच्छे चले, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, उसका जो टेक्निकल सिस्टम था बहुत बढ़िया था। कुछ उसकी नकल करके लोगों ने लोकल जो पंप्स बनाए थे, हैंड पंप्स, ये उनका इश्यू है जो आप जिक्र कर रहे हैं। जी। सरकार ने मार्क 2 हैंडपंप को ही स्पेसिफाई किया था, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी अर्निंग्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए उसकी नकल करके दूसरे तरह के हैंडपंप्स बना दिए थे, जो ग्रामीण अंचल में ज्ञान ना होने की वजह से या कोई हैंड ऑन टूल का एक्सपीरियंस ना होने की वजह से लोगों ने लगवा लिए थे। जी। उन पंप्स की दुर्दशा हुई थी। तो अब इन सब चीजों से बचने के लिए सरकार की तरफ से क्या नीतियां अपनाई गई हैं? वही मैं आपको बता रहा था, सरकार की जो नीति है, जो गांव की स्कीम बनेगी उसको बोलेंगे विलेज एक्शन प्लान। जी। उस विलेज एक्शन प्लान में गांव ने अपना कंट्रीब्यूशन भी देना है, चाहे वो लैंड की शेप में दे, चाहे वो श्रमदान की शेप में दे, या मनरेगा की शेप में दे, या वो कैश की शेप में दे। जी। और वो उन्होंने कैश किसी को देना नहीं है, अपना ही अकाउंट खोलना है, उसमें ही डिपॉजिट करना है। वो उनका कैश उनकी मेंटेनेंस में काम आएगा, रख रखाव में काम आएगा। इससे उनमें अपनेपन की भावना आएगी, एक दूसरे से जेलसी की भावना खत्म रहेगी। उनको पता है भी मैंने भी पैसे दिए, आपने भी दिए, इन्होंने भी दिए हैं, सब भागीदार है, सबकी साझेदारी की स्कीम है। बिल्कुल। अगली बात यह है कि स्कीम के गाइडलाइन में 5-6 मुख्य चीजें रखी गई। पहली चीज रखी है कि जी हर घर में फंक्शनल हाउस टैप कनेक्शन देना है। घर के साथ साथ आंगनवाड़ी में भी देना है, स्कूल में भी देना है। आपकी ग्राम पंचायत की जितनी बिल्डिंग्स है, चाहे वो चौपाल है, ग्राम सचिवालय है या ग्राम सचिव का ऑफिस है, वहां भी देना है। और आपने कोई अगर मान्यता वाला मंदिर है वहां भी देना है। हेल्थ सेंटर में भी देना है, पीएचसी, सीएचसी और वेलनेस सेंटर में भी, सभी जगह पीने के पानी का कनेक्शन देना है। जी। अगली चीज इसमें यह है कि जी जो गांव के लोग बाग है उनकी मोटिवेशन करनी है। मोटिवेशन करके उनको ये समझाना है कि जी आपके अंदर से ही वो आदमी निकलेंगे जो इस स्कीम को मेंटेन करेंगे। उसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में क्या करना है, राजमिस्त्री भी वहीं से निकलेगा, जी, प्लम्बर भी वहीं से निकलेगा, फिटर भी वहीं से निकलेगा, इलेक्ट्रिशियन भी वहीं से निकलेगा, पंप ऑपरेटर भी वहीं से निकलेगा। उनको एक जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, वो फीलिंग आएगी, वो उससे ज्यादा जुड़ेंगे स्कीम से। उसके लिए उनको अगर कोई कोर्स करवाने की जरूरत है तो नियर बाई गांव के आसपास जो भी है वहां कोर्स करवाया जाएगा, या डिपार्टमेंट के आदमी उनको ट्रेनिंग देंगे। जी। इसको मिशन मोड में जब चलाया गया तो साथ में ये भी रखा गया, तब ये एक फंड के पैसे से नहीं बनेगी, इसमें कन्वर्जेंस करेंगे, बहुत सी प्रोग्रामों की कन्वर्जेंस होगी, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो जल जीवन मिशन के साथ, या फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, या एमपी लेड के फंड हो, एमएलए के फंड हो, या कंपनीज की सीएसआर के फंड हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, या हम ये कह सकते हैं कि भी
जो रूरल डेवलपमेंट के फंड्स हैं वो भी यूज होंगे, जो हम पहले नालियां और गलियां बनाने के लिए करते थे उसका भी कुछ अंशदान इसमें यूज हुआ है। इस तरह बहुत सी स्कीमों को इकट्ठी करके फंड्स की कन्वर्जेंस की गई। फिर ऐसा भी नहीं था कि स्कीम में पहले की बनी सारी स्कीमों को स्क्रैप आउट कर दे, नहीं। उन्होंने क्या कहा कि भी जहां पे स्कीम नहीं बनी हुई आप इन गाइडलाइंस के हिसाब से हर घर में कनेक्शन देने के लिए नई स्कीम बनाए। पाइप वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, पानी को स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ट्यूबवेल लगाने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कैनाल वाटर की फिल्ट्रेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। अगर आपके गांव में पानी उपलब्ध नहीं है, आसपास के गांव में भी उपलब्ध नहीं है पीने का पानी बढ़िया क्वालिटी का, कोई केमिकल कंटेमिनेशन है, तो ग्रुप स्कीम बनेगी 5-6 गांव की, बाहर से पानी ट्रांसपोर्ट होके आएगा, उसको बल्क वाटर सप्लाई बोलेंगे। जी, वो सरकार करेगी बल्क वाटर सप्लाई, गांव पे जहां एक जगह मीटर लगा के सप्लाई दे देंगे, आगे की मेंटेनेंस गांव करेगा। इसके बाद क्या था, सिंगल विलेज मल्टी विलेज स्कीम आ जाएगी। इसके बाद उसकी गुणवत्ता जांचने के लिए फील्ड टेस्ट किट उनको दी जाएगी। ये सारा इस स्कीम का पार्ट था, ताकि वो देख सकें कि ये पानी पीने लायक है कि नहीं। उसमें वॉयल्स होती हैं कलर वाइज, वो जब टेस्ट करेंगे 4 ड्रॉप पानी के डालेंगे, ये कलर हो गया तो पानी इतना शुद्ध है, ये कलर हो गया तो इससे ज्यादा शुद्ध है, ये कलर हो गया तो पीने लायक नहीं है, लाइक दैट। इन सभी ट्रेनिंग्स के लिए उन्होंने सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन रखी। इस सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने सबकी हैंड होल्डिंग की, सबकी ट्रेनिंग्स की, सबको मोबिलाइज किया, फिर उनकी मोटिवेशन की और उनके अंदर ये भावना पैदा की कि भी ये आपकी स्कीम है, आपके घर के लिए बनी है, आप इसके मालिक हो। जब ये फीलिंग उनको आई है तब जाके आप हैरान रह जाओ कि आज के दिन में 6 ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है जहाँ 100% अभी 2024 से पहले ही हो गया। जी, बहुत अच्छे। हाँ, मैं थोड़े से आंकड़े आपको बता देता हूँ। जब 15 अगस्त 2019 को ये स्कीम प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी संकल्प लेके, तो तकरीबन 19 करोड़ 31 लाख के करीब हाउस होल्ड असेस किए गए थे हिंदुस्तान में। उसमें से सिर्फ 3 करोड़ और 24 लाख में ही पानी के कनेक्शन थे, टैप कनेक्शन, जो करीब 16-17% बनते हैं। हरियाणा की अगर उस टाइम की हालात देखें तो 30.96 लाख में से करीब 13.30 लाख के करीब ये कह सकते हैं कि 42% के करीब कनेक्शन थे। पंजाब और बेटर पोजीशन में था, 34.40 लाख घरों के अगेंस्ट उनके 17.50 लाख के करीब 51% के करीब पानी के कनेक्शन थे। लेकिन अब अगर हम मार्च की फिगर देखते हैं तो तेलंगाना में, गोवा में, अंडमान निकोबार में, पुडुचेरी में, दादरा नगर हवेली और हरियाणा 100% हो गया है मार्च 2022 में, और पंजाब में 99.68% हो गया है। उन्होंने 34.40 के अगेंस्ट 34.28 लाख घरों को कनेक्शन दे दिए। ये जब इतनी सारी सहूलियत और फ्री हैंड दिया गया था तभी ये संभव हो पाया। ये इतनी सारी स्कीमों की कन्वर्जेंस की गई जिसकी वजह से पैसे की कमी नहीं रही। टेक्निकल नो हाउ सरकार ने दिया, स्कीम गांव के आदमी ने बनाई। अब इसमें 4 लेवल्स हैं। अगर आप मैं ऊपर से नीचे से शुरू करता हूँ, पहले विलेज एक्शन प्लान। गांव की कमेटी है वो अपना प्रोजेक्ट खुद बनाते हैं, उसमें अपनी वाटर बैलेंसिंग, वाटर बजटिंग, जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया, वो करते हैं। फिर वो उसकी तकनीकी सलाह लेते हैं सर्वे करके, फिर हाइड्रोलॉजी देखते हैं गांव की टोपोग्राफी क्या है कि जी पानी किधर से किधर जा सकता है, कम से कम पंपिंग का बिजली का खर्चा आए। फिर वो स्कीम बनती है। जब वो स्कीम बनती है तो उसकी डीपीआर बन जाती है। इसमें बीडीओ ऑफिस का जेई है, पंचायती राज का जेई है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जेई है और डीसी ऑफिस के आदमी भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। जब हर गांव का एक एक्शन प्लान बन गया, उसको बोलते हैं वीएपी, विलेज एक्शन प्लान। सभी गाँव के विलेज एक्शन प्लान इकट्ठे करके डीसी साहब के पास आ जाते हैं। डीसी साहब के पास एक कमेटी बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन, जो जल जीवन मिशन का पार्ट है, DWSM। वो उन सब का रिव्यू करता है, उन सब को देखता है, सारे डिपार्टमेंट्स की मीटिंग बुलाते हैं, कोई खामी है तो उसको बैक रेफर करके उसको रेक्टिफाई करवाते हैं। फिर वो डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान बनाते हैं अपने जिले का। तो डीसी के मुखिया होने की वजह से एक आदमी की जिम्मेवारी ये होगी कि भी आपने सभी को इकट्ठा करके इसको समुचित ढंग से बनाना। तो वो बहुत बढ़िया प्लान बनता है। जो उसमें कमियां रह जाती है वो दूर हो जाती है और वहां से एक सजेशन भी मिल जाता है भी ये पैसा इस स्कीम से आ सकता है, इस काम के लिए इस स्कीम से पैसा आ जाता है। फंड की कन्वर्जेंस की वहां से शुरुआत हो जाती है। फिर ये सारे डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान स्टेट में आ जाते हैं। स्टेट हेडक्वार्टर पे जो HODs हैं, डायरेक्टरेट्स हैं डिपार्टमेंट्स के, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, और जो ACS हैं वो इसको रिव्यू करते हैं, अपनी मीटिंग बुलाते हैं, चीफ सेक्रेटरी इसको हेड करते हैं। तो यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी का मुख्य दायित्व हो जाता है कि जो डीसी साहब ने DAP में कन्वर्जेंस ऑफ फंड्स का सजेशन दिया है उसको
अमली जामा पहनाना, असली जी। रूप देना, उसको फाइनलाइज करना और सभी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये चीफ सेक्रेटरी का दायित्व आ जाता है और वो एक काम बाखूबी करके स्टेट एक्शन प्लान को भारत सरकार को भेज देते हैं। जी सर, जैसा कि यहाँ पर तो अभी हमने स्कीम की तो सारा बात की है जी हमने घर घर पानी पहुंचाने की बात भी की है, लेकिन साथ ही हम इसमें एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नहीं भूल सकते, पानी की वेस्टेज को लेकर। जी तो उसके लिए भी क्या कोई चीज़ें बीच में रखी गई हैं? हाँ, उसके लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म रखा गया है। जी। आज की तारीख में अगर आप देखें, भारत सरकार ने एक ऐप भी बना रखा है जिसपे वो डे टू डे मॉनिटर करते रहते हैं किस गांव में पानी का क्या स्टेटस है, कितना वेस्ट हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। जी। और MIS है, ऑनलाइन वेबसाइट पे मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है और उनकी वर्कशॉप्स होती रहती हैं, रिव्यू मीटिंग्स होती है और बड़ी स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग होती है। और इसी के लिए अभी ग्रे वाटर मैनेजमेंट का भी इशू साथ में लिया गया है जिसको जल जीवन मिशन का पार्ट बनाया गया है। जी। ग्रे वाटर होता है जो हमारे नहाने धोने, कपड़े धोने, रसोई का काम करने का जो वेस्ट पानी है उसको ग्रे वाटर बोलते हैं। अब उस ग्रे वाटर मैनेजमेंट का जब क्वांटम उन्होंने देखा कि इतना सारा है, तब उनको पता लगा कि भी जल जीवन मिशन से पहले जो वेस्टेज थी पानी की कम थी। क्यों? पानी उपलब्ध कम था। बिल्कुल। अब जल जीवन मिशन में जहां अब 100% 99% हो गया तो पानी की उपलब्धता प्रचुर हो गई है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी हो गई, समुचित मात्रा में स्वच्छ पानी मिलता है बिना केमिकल कंटामिनेशन के। अब उस पानी को कैसे काउंटर किया जाए, तो सबसे पहली बात है वेस्टेज कैसे रोकी जाए। जी। उसके लिए ये इंश्योर किया गया है कि जी टैप कंपलसरी है। दूसरा, किसकी टैप से लीकेज हो रही है, FSTC को अब आधार कार्ड से जोड़ने का काम शुरू कर दिया जी। तीसरा जो यूँ है कि जी किसी ने अपने घर में 2 कनेक्शन ले लिए थे, 2 राशन कार्ड दिखा के, जब आधार कार्ड से जोड़ेंगे तो एक कनेक्शन माइनस हो जाएगा ताकि वहाँ की वेस्टेज बच जाए। बिल्कुल जी। चौथा क्या है कि जी पहले लोग बाग पानी इकट्ठा करके मटकों में रखते थे, टैंक में रखते थे, ड्रम में रखते थे। जी। अब उनको पता है कि जी सुबह आपके पास पानी की सप्लाई आएगी और अगले दिन सुबह फिर आएगी। बिल्कुल। तो वो सिर्फ उतना ही पानी स्टोर करके रखते हैं जितना उनको सुबह के इस्तेमाल के बाद रात को और दिन में चाहिए। स्टोरेज की कैपेसिटी कम रहेगी। जी। पहले जो पानी स्टोर करके रखते थे, जब मटके को दोबारा भरते थे तो आधा मटका अगर बचा हुआ है तो उसको उड़ेल गिरा देते दिया थे, वो जाता था। बेकार जाता था। जी। वो वेस्टेज बचेगी, टैप लगने से वेस्टेज बचेगी। जब आधार कार्ड से लिंक कर देंगे तो जो फालतू के कनेक्शंस लगे हुए हैं, घर एक है कनेक्शन 2 लगे हुए, वो कम हो जाएंगे। जी। और चौथी चीज ये है कि जी जो WSSO ऑर्गेनाइजेशन है, वाटर सप्लाई एंड सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनकी अब ड्यूटीज लगाई गई है कि उन्होंने पहले IEC एक्टिविटी की, ट्रेनिंग्स की, मोटिवेशन किया, मोबिलाइजेशन की, HRD की जी। और सक्सेस स्टोरीज भी दिखाई उन्होंने, पब्लिकेशन की, डॉक्यूमेंटेशन की। अब उनकी ड्यूटी लगा के भी आप एज मॉनिटर मॉनिटरिंग करोगे कि किस गांव में कितनी वेस्टेज है और उसको कैसे रोका जा सकता है, जी। ताकि ग्रे वाटर कम से कम जनरेट हो। और फिर ग्रे वाटर को आगे ट्रीट करेंगे और खेती के लिए यूज करेंगे या उसको पार्क में रीयूज करेंगे जी। या उसका कोई और कंजक्टिव यूज करेंगे, जो भी गांव के हालात और वहाँ की कंडीशन के हिसाब से पॉसिबल होगा। जब ग्रे वाटर को टैकल करेंगे तो डेफिनेटली जो लीकेज है, जो वेस्टेज है, जो खुले चलता है पानी, जी। उसको भी काउंटर किया जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि जब तक ग्रे वाटर को टच नहीं किया था, पता नहीं था कितना ग्रे वाटर जनरेट होता है। अब पता है कितना ग्रे वाटर जनरेट होता है। जब हम पानी 55 LPCD दे रहे हैं और मान लो अगर 50 LPCD ग्रे वाटर जनरेट हो गया, जी। दिस मीन्स बहुत ज्यादा वेस्टेज है। बिल्कुल। और अगर वो 35 और 40 के बीच में होता है तो जस्टिफाइड है। ओके। क्यों? बेसिकली जितना पानी हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से मान के चले भी 70-75, ज्यादा से ज्यादा 80% वेस्ट वाटर जनरेट होता है। जी। इसमें नहाने धोने का, कपड़े का धोने का, खाना बनाने का सारा पानी आ जाता है। और अगर खास तौर पर आजकल बात करें तो प्योरीफायर के थ्रू भी काफी पानी वेस्ट होता है। प्यूरीफायर के थ्रू काफी पानी वेस्ट होता है। इसमें एक थोड़ी सी चेतना जगाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्यूरीफायर की जगह रिवर्स ऑस्मोसिस प्यूरीफायर लगाते हैं। ओके। RO सिस्टम जिसको बोलते हैं, उसमें सबसे पानी ज्यादा वेस्ट होता है। बेसिकली वो होता है सैलाइन वाटर के लिए। जिस किसी गांव में बहुत ज्यादा सैलाइन वाटर है और वहाँ अल्टरनेट सोर्स नहीं है पीने का पानी देने के लिए, वहाँ रिवर्स ऑस्मोसिस के प्लांट लगाए जाते हैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने भी 10 या 12 पायलट प्रोजेक्ट लगा रखे हैं। वहाँ पे वो 10 पैसे या 5 पैसे पर लीटर के हिसाब से पानी सेल करते हैं। सेल इसलिए करते हैं कि भी एक ओनरशिप रहे, मैं ये पानी खरीद के लाया हूँ। जी। हालांकि उसमें उनकी कॉस्ट पूरी नहीं होती। कुछ सिरसा में है, कुछ झज्जर में है, 1-2 फतेहाबाद में है, कैथल में है। मेरी रिटायरमेंट के बाद अगर कोई लगा होगा तो वो इनमें ऐड हो जाएगा। जी। इतना मुझे ध्यान है मेरे टाइम में। वहाँ पे इसलिए लगा रखे हैं, एक तो ये है कि जी वहाँ बहुत दूर से पानी लाने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता था।
दूसरा, वो पानी की सैलिनिटी है बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े खर्चे से उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है जी। तीसरा, गांव में सप्लाई मिल रहा है। चौथा, उनको ओनरशिप आ रही है कि जी मैं 2 पैसे दे रहा हूँ, पानी वेस्ट नहीं करूँगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। तो आरओ बहुत से लोग एक गलतफहमी में लगा लेते हैं, एक स्टेटस सिंबल बना के लगा लेते हैं कि मेरे घर में आरओ लगा होता है। यानी इसके लिए ये समझ होना जरूरी है कि आपका पानी ऐसा है कि आपको आरओ लगाने की जरूरत है। अगर नहीं है, अगर पहले ही गवर्नमेंट आपको साफ पानी प्रोवाइड करा रही है तो जरूरत नहीं है। अगर आपके पानी में टीडीएस लिमिटेड मात्रा में है और नाइट्रेट कंट्रोल्ड है तो आपको आरओ लगाने की जरूरत नहीं है जी। और जो सरफेस वाटर है, जो कैनाल वाटर है, उस पे आरओ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई भी डिमिनरलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर फिर भी कुछ लोग लगा रहे हैं तो उनको बेसिकली जगाने की ज़रूरत है। जी सर, यहाँ पर हमने बात की थी ग्राउंड वाटर जनरेट करने की, तो उसके लिए इस स्कीम के तहत किस तरह से काम किया जा रहा है? ग्राउंड वाटर जनरेट करने के लिए तो रिचार्ज ही सबसे बेस्ट सिस्टम है और रिचार्ज के लिए अटल भूजल में और जल शक्ति अभियान में काम किया जा रहा है। हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी हरियाणा में काम कर रही है, पंजाब वाटर रिसोर्स अथॉरिटी पंजाब में काम कर रही है जी। वो जो बारिश का पानी है उसको संचय करके और ग्राउंड के अंदर रिचार्ज करने की कोशिश की जा रही है। उसके बहुत से मेथड हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर से कर सकते हैं, रिचार्ज वेल बना सकते हैं, रिवर्स बोरवेल बन सकता है। रिवर्स बोरवेल होता है जब रिचार्ज का टाइम है वो रिचार्ज का काम करेगा, जब खेती में ज़रूरत हो तो उसको पंप करके पानी को निकाल सकते हैं जी। बहुत से ऐसे पायलट बने हुए भी हैं। और बाकी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है। अगर हम चावल की जो खेती करते हैं इसको अगर हम फ्लड इरिगेशन की बजाय ड्रिप इरिगेशन पे लेके आएँ या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें, मक्का की खेती करें या किसी और चीज़ की खेती करें या हम गेहूं में या कपास में या किसी और में बाजरे वगैरह में हम ड्रिप इरिगेशन करें, माइनर इरिगेशन करें, फुहारा इरिगेशन करें जी। ये इस तरह के बहुत से सिस्टम है रिचार्ज के साथ साथ जी। एक और काम शुरू किया जा रहा है और कुछ स्टेट्स ने किया भी है कि जिस तरह बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा पानी अबंडेंस में होता है, सरफेस पे बह के चलता है, तो कुछ स्टेट्स ने अभी किया है, किसी का पाइपलाइन में है कि जो ड्राई रिवर जो ड्रेन्स हैं उस पानी को उस टाइम में जो 2.5-3 महीने की बारिश जुलाई अगस्त में होती है पंप करके उन ड्रेन्स को भर दिया जाए। ओके। वो पानी रिचार्ज का भी काम करेगा, वो पानी जमींदारों के खेती में भी काम आएगा, उससे जो अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीट हो जाता है वो भी राइज होगा जी। तो इस पे भी काम चल रहा है। पर ये अभी वाटर अथॉरिटीज रिसेंटली पिछले 1 साल में ही बनी है। पहले काम सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड देखता था। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के रीजनल ऑफिसेज होते थे, 5-6 स्टेट्स का इकट्ठा काम देखते थे। तो अब हर स्टेट अपना काम देखता है, तो इस दिशा में आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट आने की आशा है। तो यानी अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो जो जल जीवन मिशन है इसके तहत जितनी भी पहले की योजनाओं में कमी रही है उन सबको सही करके सही तरीके से कामयाब करने की कोशिश की जा रही है। ये तो नहीं कह सकते कमी रही है, क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम चलता है तो उसको समुचित व्यवस्था करके उस पर मंथन करके गाइडलाइंस बनाई जाती हैं जी। हाँ, कुछ सुझाव जरूर आते हैं। 1951 से लेके 2017 तक 18 तक की जितनी भी स्कीमें चली उनमें जितने भी सुझाव आए उनमें से जो पॉजिटिव सुझाव थे जिनको गवर्नमेंट ने फाइनेंस कमीशन नीति आयोग में डिस्कस करके या कंसर्न अथॉरिटीज के साथ डेलिब्रेट करके ये समझा के भी ये करने से हम रिजल्ट ओरिएंटेड जा सकते हैं जी। तब जाके जल जीवन मिशन में इतनी सारी गाइडलाइंस आई हैं जी। जल जीवन मिशन में एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, जल जीवन मिशन में जो फंडिंग पैटर्न है इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर ये है फ्लेक्सी फंड जी। जैसे स्टेट एक्शन प्लान बन के जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली फंड एलोकेट हो जाता है। उसके बाद इनको एक ओबीआई दिया हुआ है, आउटपुट बेस्ड इंसेंटिव। इंसेंटिव स्कीम है फ्लेक्सी फंड में। फ्लेक्सी फंड में नॉर्मल कॉर्पस में फंड रखा गया है, वो फ्लेक्सिबल है। जो कोई स्टेट्स अपने दिए हुए टारगेट को टाइम पे अचीव कर लेता है उसको उसमें से एडिशनल इंसेंटिव फंड मिलता है जी। इसमें कॉम्पिटिटिव भावना आई आसपास के स्टेट्स में और उन्होंने स्पीड अप भी किया काम और अपने प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, पीने के पानी के समुचित प्रबंध के लिए वो आजू बाजू के स्टेट से ज़्यादा पैसा ले पाए और इसीलिए सबसे पहले 100% हो पाए जी। बहुत अच्छे बेनीवाल जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी जो जल जीवन मिशन के बारे में दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और जानकारी देने के लिए।
तो आज के जल जीवन मिशन में आपने समझा कि ये किस तरह से सरकार काम कर रही है, लेकिन हम जाते जाते सिर्फ यही कहना चाहेंगे, कोई भी स्कीम, कोई भी योजना तब सफल होती है जब हर एक नागरिक इसको अपना समझकर अपनाए और उसमें पूरा सहयोग करे। तो हमें उम्मीद है कि इस योजना को सफल होने में आप अपना पूरा सहयोग देंगे। कोशिश करेंगे कि पानी को कम से कम बर्बाद किया जाए और जितना हो सके उतना लोगों को भी इस चीज़ के लिए शिक्षित किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।